हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शंस, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कैसे ये डिफरेंस है, डिफरेंट क्रिएट करता है अदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बेसिकली पहले के जो साइंटिस्टों का वो था, मानना था, पहले के जो साइंटिस्ट थे वो लोग ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमेशा लिविंग ऑर्गेनिक क्रिएट हुआ है। बट जैसे डे बाय डे डिस्कवरीज हुई और पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेरिवेशन, मतलब कि इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी हम लोग ऑर्गेनिक सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग को ये समझ में आया कि अनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक समझ लेते हैं, पर बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या, ये है क्या, ये सब चीज़ें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Around the year 1718, chemists begin to distinguish between organic compound obtained from plant and animal। पहले का केमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ इस तरह से मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि जैसे कि उनका सोर्स जो होता है, सोर्स आप समझते हैं, सोर्स मतलब कि वो लोग, मतलब चीज़ कहाँ से आई हुई है ना। तो सोर्स उनका पहले क्या था कि प्लांट्स और एनिमल्स माना जाता था, बट लेटर ऑन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को माना जाता था कि ये मिनरल सोर्सेज से आए हुए हैं। जैसे कि जैसे कि पहले का परसेप्शंस था, परसेप्शन जैसे कि लोगों का सोचना था, या लोगों का साइंटिस्टों का पहले का मानना था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल सोर्स से आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल से आते हैं। ये बात उनके दिमाग में थी और ये हमेशा एक डिफरेंस क्रिएट रखते थे कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिनरल सोर्स से आएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्लांट और एनिमल से आएगा, है ना। पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाइटल फोर्सेस से के द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए उनको ये था कि भाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स ही वो उनके पास वो जो पावर है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो पहले तो ये था, बट क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था एफ फोलर, आप लोग जानते ही होंगे। एफ फोलर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एक यूरिया, जानते हैं हम लोग कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी डेरिवेशन हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो चलिए ठीक है, हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि बस प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से भी हो सकता है, जो कि आने वाले कुछ साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या, कार्बन्स। आपने कार्बन का नाम तो सुना ही होगा। क्यों, कार्बन ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा एकदम सेट करके रखा हुआ है, पूरा बना के रखा हुआ है। कोई अदर से एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और इतने सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल्स में, तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे के अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए। बट एक्चुअली क्या है ना कि कार्बन के पास हमें पता है कि एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। कैटिनेशन जानते होंगे आप, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। तो क्या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन के पास ही है, अदर कोई किसी एटम के पास नहीं है? तो अदर किसी एटम के पास है, लेकिन जो इसका अदर एक फैक्टर आता है साइज, एक एप्रोप्रिएट साइज। पहली बात, एक इतनी छोटी छोटी साइज, आप जैसे कि एक माला ही ले ले, एक बड़ी माला ऐसे, जो सल्फर है जिसके पास, सिलिकॉन, सल्फर, ऐसे बड़े बड़े एटम जिनके पास पावर तो है कैटिनेशन की, लेकिन इतने बड़े होने की वजह से वो स्टेबल नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ये कार्बन जो होता है वो इस प्रॉपर्टी को एकदम अच्छे से लीड करता है बाकी अदर एलिमेंट से, जिसकी वजह से पूरी नई केमिस्ट्री ही डिराइव हो गई है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ और अदर कुछ एलिमेंट के साथ बॉन्ड करके एक पूरी नई केमिस्ट्री ही फॉर्मेशन कर देता है। जिस केमिस्ट्री को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो एक सेपरेट ब्रांच ही है ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन्स को पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन के पास पहली बात क्या होती है, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने की पावर होती है ना।
तो हमें पता है कि 4 बॉन्ड्स बनाने की पावर होती है कार्बन के पास, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है ना। तो कुछ ऐसी इनके पास मतलब कि जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, जैसे साइज, टेट्रावैलेंसी नेचर, कुछ ऐसे मतलब प्रॉपर्टीज होते हैं जिसकी वजह से ये सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इतनी इसकी अच्छी होती है कि ये पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही बनी हुई है ना। ऐसा नहीं कि अदर एलिमेंट्स नहीं है, पर कार्बन ही उनका मेन सोर्स है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग आगे पढ़ने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या है, कौन सी और क्या बेसिक डिफरेंस है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हमें ये भी समझ में आ गया कि क्या ऐसी बात है कार्बन में जिसकी वजह से ये बाकी अदर एलिमेंट से ये अलग है और बेहतरीन है और बेस्ट है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में, है ना। ये सब तो हमें समझ में आ गया। हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग तो मैं जल्दी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे हमें इसके स्ट्रक्चर को पता चलेगा कि कैसे ये इसका कैसा स्ट्रक्चर है, किसी भी चीज़ को देखते हुए हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से हम शेप प्रिडिक्ट कर देते हैं, है ना। और शेप प्रिडिक्ट करते उसका नेचर जान जाते हैं और हमें पता है कि जिस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो उसकी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस होगा। जैसे हम लोग अगर एसपी की ही बात कर ले तो हमें पता है कि अगर एसपी का एक एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो जैसे ये कार्बन है, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन। अब ये क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 2 डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। पता है ना हमें, ये सिग्मा होता है और ये दोनों पाई होते हैं। अब हमें पता है कि अगर जानते हैं कि कोई 3 बॉन्ड है, कोई भी 2 एटम है, जैसे कि 2 एटम है और ये 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पता है कि नॉर्मल सी बात है कि वो एकदम पास पास आ जाएंगे और पास पास आ जाएंगे तो एकदम इनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कम होगी और स्ट्रांग होंगे क्योंकि इनके पास 3 बॉन्ड है। अगर हम बात करें sp2 की, जहाँ पे हम CH2 CH, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो नॉर्मल सी बात है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे कम होगी और इसका बॉन्ड लेंथ भी इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें 2 ही बॉन्ड है। अगर हम बात करें CH3 और CH3, तो हमें नॉर्मल सी बात है कि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास सिंगल बॉन्ड है और ये वीक भी होगा क्योंकि बस नॉर्मल सी बात है यहाँ पे 3 बॉन्ड है और यहाँ पे 2 बॉन्ड है और यहाँ पे 1 बॉन्ड है। तो हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम लोग शेप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, जो कि केमिकल बॉन्ड में आप बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं और हम लोग इसको पे सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया इसको तो और डिटेल में हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे कि कैसे शेप प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन पता होगा तभी तो हम लोग पूरी शेप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, है ना। ये था कि कुछ बेसिक्स, ठीक है। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग के पास 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। इतना तो आप लोग बॉन्डिंग में जानते ही होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है ना। पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड पता है ना आप लोगों को, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ये होता है पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है, ठीक है। पर हम लोग ये देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, ये एक इथेन है, ठीक है। ये एक इथेन है जहाँ पे ये सिग्मा बॉन्डेड है, हमें पता है। और ये जो p ऑर्बिटल्स हैं जो इनके पैरेलल हैं और ये क्या है, पाई बॉन्डेड है। तो पाई बॉन्डेड से पहली बात तो क्या हो गया, पाई बॉन्ड से देखिए सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग है, अगर साथ में एक पाई बॉन्ड भी आ गया तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, है ना। स्ट्रेंथ बढ़ गई पाई बॉन्ड से। और इसके साथ में क्या पता है आपके पास, ये जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, जैसे ये आप इस नॉर्मल से यहीं देख लीजिए, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो खूब रोटेट करेंगे, है ना। जैसे ये मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ये खूब रोटेट करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर हम इसको अभी यहीं से पाई बॉन्ड से इसको हम क्या करें, एकदम रोक दें, तो इसका क्या है ना, मूवमेंट क्या होता है वो रुक जाता है पाई बॉन्ड से। जो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा हो, पाई बॉन्ड से क्या होता है, इनका जो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है वो रुक जाता है, जिससे क्या होता है, स्टेबिलिटी अचीव होगी। नॉर्मल सी बात है ना। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले हमें पता हो कि उसको ड्रॉ कैसे करना है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और हम लोग आज सबको एक एक करके देख लेंगे और थोड़ा उसको कन्वर्जन भी उसका सीख लेंगे। जैसे कि बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, किसी से भी आप करते हैं, लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो ड्रॉ करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से, है ना, कि कब कहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो चलिए, पहला है लिविस स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों ने बॉन्डिंग में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, लिविस स्ट्रक्चर हमें पता है कि डॉट से बनाते हैं, है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है यहाँ पे। इसी लिविस डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग अगर डैश फॉर्म में देखें तो ये जो है, ये इसको हम लोग क्या डैश के फॉर्म में दिखा दिए हैं। 2 मतलब सिंगल बॉन्ड, 4 मतलब डबल बॉन्ड,
है ना। तो ये जो है ये डैश जो है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ना। अगला है हम लोगों का कंडेंस स्ट्रक्चर। अब हमें क्या है कि हर जगह हम लोग इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर को ड्रॉ तो कर सकते नहीं है, तो उसको क्या करते हैं, कंडेंस फॉर्म में कर देते हैं जरूरत के हिसाब से। कभी कभी हमें कंडेंस फॉर्म की जरूरत होती है। और हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बस हम लोग बॉन्ड्स को दिखाते हैं, यहाँ पे किसी भी एटम्स को नहीं दिखाते हैं। तो ये था हम लोगों का कुछ 4 तरह के स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, ओके। तो हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं, कैसे हम लोग लिविस को डैश में चेंज करते हैं, डैश को कंडेंस में चेंज करते हैं, कंडेंस को बॉन्ड लाइन में। तो जिससे हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, हम लोगों को यहाँ पर है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस्ड फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पे क्या है कि कंडेंस्ड फॉर्म यहाँ पे आपको दे रखा है और आपको यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर का बताना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है ना। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो चलिए हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म से, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये कार्बन है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये। तो देखिए कितना इजी था, है ना। कंडेंस फॉर्म था ये, अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, इसको बॉन्ड लाइन में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, OH है, CH2 है, साइनाइड का होल ट्वाइस है ना। तो ये हम लोगों का है CH2, ठीक। तो हम लोग इसको बॉन्ड लाइन में चेंज करते हैं। बॉन्ड लाइन में चेंज करते हुए आप लोगों को, बॉन्ड लाइन में आपको चेंज करते हुए ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि कार्बन को आप लोगों को नहीं दिखाना है। देखिए ये आपको यहाँ पे CH2 है, कार्बन, यहाँ पे आपको बस फंक्शनल ग्रुप को दिखाना है। यहाँ पे साइनाइड है तो साइनाइड लगा दिया। मतलब आप लोगों को बॉन्ड लाइन में क्या होता है कि बॉन्ड लाइन में क्या होगा कि ये जो है, ये देखिए कार्बन है ना, 2 साइनाइड ग्रुप है, 1 OH ग्रुप है, ठीक, ठीक है ये। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड लाइन फार्मूला सो ऑल द एटम इंक्लूडिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें क्या करना है कि आपको कह रहा है ये बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया हुआ है, अब आपको सारे कार्बन और हाइड्रोजन शो करने हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये कार्बन है, ये यहाँ से मैं पकड़ा हूँ, यहाँ से यहाँ, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। पहले हम लोग कार्बन को फ्रेम तैयार करते हैं, फिर हाइड्रोजन को हम लोग अपने, ये कार्बन, ये कार्बन, क्या हम लोग के कार्बन सारे हो गए, 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हम लोगों के कार्बन तो हो गए। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं, है ना। ये यहाँ पे चलिए जितने भी हाइड्रोजन है, हमें पता है ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ बना चुका है, तो 1 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये। हमें पता है ना कि कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो 2 ऑलरेडी बनाया हुआ है, देखिए 1 2, तो यहाँ पे बाकी 2 बचे हुए हैं, तो 2 कौन, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 2 3 बनाया हुआ है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों का क्या था, बॉन्ड से हम लोग का इसका पूरा हम लोगों ने सारे एटम्स को यहाँ पे शो कर दिया, है ना। तो आप, आई थिंक ये बहुत ही इतना टफ नहीं होगा। आप लोग बॉन्ड से, बॉन्ड लाइन से स्ट्रक्चरल में, और फिर स्ट्रक्चरल से बॉन्ड लाइन में, इसको कंडेंस में, अगर आपको सब थोड़ा कन्वर्जन 1 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। तो चलिए 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्यों जरूरत पड़ी। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि वो ऐसे देखते देखते उनके दिमाग में ये हो जाता है कि ये ऐसा ही, मतलब एक प्लेन में एग्जिस्ट करता है। CH4 ऐसे ऐसे बनाते बनाते उनके माइंड में ये सेट हो जाती है चीज़ें कि ये प्लेन में है या फिर कुछ इस तरीके से है, पर ये एक्चुअल में इस तरीके से है नहीं। हम अपने कन्वेंस के लिए, अपने पढ़ाई मतलब कि स्टडी के लिए हम लोग इसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं, पर एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं। अगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है तो कैसा है। एक्चुअली हम लोग का जो 3D स्ट्रक्चर होता है, हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है 3D, पर ये पॉसिबल नहीं है बनाना, तो हम लोग 2D से ही आप लोग पढ़ते हैं, है ना, 2D में बना के पढ़ते हैं। पर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है कि ये ऐसा ही है, पर ये ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, कुछ ये इस तरीके का है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेके मीथेन का। यहाँ पे एक मीथेन है, यहाँ पे हम लोगों ने CH4 लिख रखा है,
यहाँ पे पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकालने आप लोगों को आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताएं एक बार। 1 2 3 4 है ना, 4 बॉन्ड है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये सॉलिड लाइन क्या शो करती है, इंडिकेट अ बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि ये बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है। ठीक, मतलब कि अब एक बोर्ड है, जैसे कि ये प्लेन है, तो ये 2 बॉन्ड तो प्लेन में आ गए, एक ऐसे और एक ऐसे। लेकिन ये जो 2 बॉन्ड है, एक पीछे की तरफ जा रहा है, समझ लीजिए अगर आप बोर्ड पे हैं तो ये बोर्ड के पीछे जा रहा है और ये बोर्ड के आगे जा रहा है। मतलब ये आपकी तरफ जा रहा है, आ रहा है, आपकी एकदम जस्ट अपोजिट पीछे जा रहा है। तो कुछ ये 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो वेज लाइन है ये आपकी तरफ आ रही है और ये जो डैश लाइन है ये अवे जा रही है, ऑब्जर्वर के अवे है ना, पीछे की तरफ जा रही है। तो ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। अगर आपको 3D स्ट्रक्चर बनाने आता होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, है ना। नेचर में ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये 3D शेप में करते हैं, बट हम लोग अपने पढ़ने के लिए 2D शेप से ही पढ़ते हैं क्योंकि ये इजी होता है। पर अगर हम लोग इसको डिटेल में जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे कि बॉन्ड का ओरिएंटेशन किस तरफ है, तब ये स्ट्रक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लोगों के लिए। तो आप लोग अपने माइंड में ऐसा स्ट्रक्चर ही बना के रखें जब भी CH4 का एग्जाम्पल आए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।